साथियों, मैं विवेन सिंह, क्लाउड न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं जंतर मंतर पे, जहां लगभग 40 दिन से अधिक समय हो चुका है जो जवान अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में से हमारे साथ हैं सर, जो आर मेजर ऋषि दीक्षित लखनऊ से आए हुए हैं। बात करेंगे उनसे कि ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी नौबत आ पड़ी जो इनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। तो उन्हीं सिलसिले में बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि संघर्ष जन्म कब लेता है। कुछ ना कुछ तो वजह होती है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब नाइंसाफी हो जाए, आपको दिखे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही सामने सामने, और कहीं कोई रास्ता नजर ना आए, बात का चीज का न कोई पूछने वाला हो, तब एक संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाता है। हम लोकतंत्र हैं, दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं, और इसका एक तरीका है कि हम अपनी बात, अपनी आवाज़ किस माध्यम से और कैसे उठाते हैं। और ये हमारी खूबसूरती है कि हम बड़े डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अपनी पीड़ा को हम आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि नेशनल मीडिया कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिसकी जिम्मेदारी है, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कम से कम उसकी रिपोर्टिंग तो करिए आप। 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, देश का सैनिक अगर सड़क पे आया है तो बहुत बड़ी बात है। ये एक विश्व के अंदर एक उदाहरण है। ये सैनिक कभी सड़क पर नहीं आता है, अपनी मांग कभी कहता नहीं है, लेकिन जब अपनी बात कहनी पड़ जाए, कोई सुनने वाला ना हो, तो संघर्ष का रास्ता होता है, जो कि हमारे सैनिक भाइयों ने, पूर्व सैनिक भाइयों ने उचित समझा कि नहीं, अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें ये मार्ग अपनाना पड़ेगा और किसी हद तक जाना पड़ेगा अपनी जायज़ मांगों के लिए। हम कोई नाजायज़ मांग की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जाए कि जिस किसी को जिम्मेदारी दी जाए, जब हाकिम ही मुजरिम हो और हाकिम ही जज बन जाए, तो आप न्याय की अपेक्षा कहाँ कर सकते हैं। जो बनाने वाले थे उन्होंने अपने लिए बना लिया, अपने लिए कर लिया, और जिनके लिए जिम्मेदारी हम लोगों को भी देखने की थी, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की और उसका बैलेंस नहीं किया। कौन थे सर वो लोग जिन्होंने अपने लिए बना लिया और आप लोगों के लिए छोड़ दिया? देखिए, जो भी आयोग बने होंगे इसके लिए, और जो प्रतिनिधित्व जिनने प्रतिनिधित्व किया होगा, उन्होंने किस तरीके से ऐसा किया है कि जो कि एकदम से छुपाव में रहा, और लागू होने के बाद हम लोगों को पता चला। हम लोग विश्वास में बैठे रहे कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी, हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े लोग एक अच्छी दिशा लेके चल रहे होंगे और उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट तो वही आया जो जज खुद बने बैठे थे, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो हमारे साथ ये जो कुछ हुआ है, इसको हम लॉ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ये अन्याय हुआ है, और जिन लोगों ने ऐसा विश्वासघात हम लोगों के साथ किया है, जरूर उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देते हैं, तो ऊपर वालों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो मातहत होता है उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर वाले की होती है, उसकी नहीं होती, क्योंकि इसके हाथ में कोई पावर नहीं है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने जो आपके सीनियर अधिकारी अफसर हैं, जो ज़्यादा सरकार टच में रहते हैं, उन्होंने जो कोई भी हो, सीनियरी करते हैं। हम लोगों का जो उसमें प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया, हम लोगों से चर्चा नहीं की गई, पूछा नहीं गया, और रॉकेट साइंस से लेकर के उसको बना करके आपने सीधे सीधे लॉन्च कर दिया। अब जो भी बड़े बड़े अधिकारी रहे, उनको एक टाइम बाउंड था, कोर्ट ने टाइम दिया, इतने में लागू करो, इतने में जो भी उल्टा पुल्टा मिला उसको लेकर लागू, हाँ साहब लागू हो गया है। लेकिन हुआ क्या उसमें? एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक की विसंगतियां क्या रही, क्या होना चाहिए था, उन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। डीए एक बार बढ़ता है तो एक लेबर से लेकर के एक प्रधानमंत्री तक को सेम रेट का डीए मिलता है। यहाँ पर जब पेंशन डिसाइड होती है, तो जवान जेसीओज के लिए 2.57 डिसाइड होती है, और एक क्लास के लिए 2.87 होती है। ये कहाँ का न्याय है? आपको जब एक बार पेंशन का एमालूमेंट फिक्स हो गया है, आपको पेंशन हायर हो गई है, तो जो बढ़ेगा सबको एक रेशियो से बढ़ेगा। 2.57 और 2.87 करने की आवश्यकता क्या रही आपकी? ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को बताने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए, तो जो सक्षम लोग हैं उन्हीं को आना पड़ेगा। मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई थी, और अभी इसी 21 तारीख को बात हुई थी, और हमने ये चीज़ जो है थर्ड पे कमीशन से जो विसंगतियां चल रही हैं, उनके साथ लेकर के उनको हमने पूरा एक एक चीज़ बताई थी कि कैसे कैसे हुआ। हम 70% पेंशन लेते थे, 50% नहीं लेते थे। हमारे अफसर जो सेना के हैं उनको 50% मिलता था, सिविल सर्विसेज के अफसरों को 30 या 33% मिलता था। 71 की लड़ाई के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है
इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। आप 70 से लेकर के जेसीओ जवान को ले आए 50% पे। अधिकारी ऑलरेडी 50 ले रहे थे और जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे वो 30 या 33 ले रहे थे, उनको 50% आपने कर दिया। और ये आश्वासन दिया गया कि 1 रैंक 1 पेंशन में सब विसंगतियां दूर, सबका ध्यान रखा जाएगा। 40 साल 42 साल हो गए, इस गवर्नमेंट ने लागू किया, मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा लागू किया कि हम लोग कहीं के नहीं रहे। एक नाम होता है क्या 1 रैंक 1 पेंशन, कुछ मीनिंग होता है, उसकी परिभाषा क्या तक हम समझ नहीं पाए। 1 रैंक 1 पेंशन के एक ही बात होती है कि लास्ट रैंक में जो रिटायर हुआ है करंट में, और जो पीछे कोई भी रिटायर हुआ हो उसकी पेंशन उसके मुताबिक होगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपकी रही मेडिकल डिसेबिलिटी की, अब कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेस रहता है उनके ऊपर, वो सारी प्लानिंग वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ग्राउंड में लागू कौन करता है, आगे कौन होता है? आगे जब वो होते हैं तो रिस्क किसका ज़्यादा होता है? और आप देखेंगे समय से छुट्टी नहीं मिल पाना परिस्थितियों के हिसाब से, घर बार को छोड़ के पड़े हुए हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल क्या है? और बाकी जो हमारे शीर्ष लोग हैं उनको रहने सहने तक की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं भी दी जा रही हैं, पे उनकी ज़्यादा है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जब आप उसके इमालूमेंट्स की बात करते हैं, आप उनके हकों की बात करते हैं, अलाउंसेस की बात करते हैं, तो आपको फिर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे मेडिकल डिसेबिलिटी हो, वो सबके एक साथ है, शरीर सबका है, किसी के सोने का नहीं बना, भगवान का बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब उसमें इन्होंने अलग अलग रेट कर दिए, इनका ये होगा, इनका ये होगा, इनका ये होगा। वही चीज़ उन्होंने उसके बाद कर दिया कि जो है आपका MSP होते हैं, मिलिट्री सर्विस पे जिसको कहते हैं, रिस्क फैक्टर सबका एक है, किसी का 15,000 कर दिया जाता है, किसी का 10,500 है, और जेसीओ जवान का 5,200 है। इसी तरह से विडोज और विडोनारी का देखिए 11% तक का उसमें भेदभाव है। तो कैसे ये चलता है? ये तो अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्याय को सहना भी एक जुर्म है, एक अन्याय है खुद में। तो जैसा कि सर अभी आपने साइड से पेंशन डिसेबिलिटी वीरांगनाओं की बात करी, और आपने 1 रैंक 1 पेंशन में कहा कि 1 रैंक पेंशन की मीनिंग है, तो उसी मीनिंग तहत जैसे कि अभी आप रक्षा मंत्री बता रहे कि मैं रक्षा मंत्री से मिल के आए, तो आप सब लोग जाके क्यों नहीं बात कर लेते सर? धरना क्यों दे रहे हैं? वहाँ जाके बात कर लीजिए, अपनी बात हो जाए आपकी। उसका एक सिस्टम है। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम आपकी बातें समझ रहे हैं और आप कुछ लाए हैं। हमने कहा इंतन लिख के दिया जा चुका है, लिख के लाने की आवश्यकता नहीं है, पर उन्होंने कहा कि आप हमें एक प्रेजेंटेशन दीजिए इसके बारे में, और जल्दी ही हम इस पर बैठ के बात करेंगे। क्योंकि इसका एक सिस्टम होता है, सीधे से सारी भीड़ न PM के पास जा सकती है, हमारे नेता जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? हमारे जो MLA हैं, सांसद, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? वो खाली वोट लेने के हमारे पास आते हैं। जो पीड़ाएं हमारी हैं कि उनको मालूम है कि इनके जो है वोट % तो बहुत कम होंगे और सब BJP के या पार्टी के समर्थक होते हैं, तो जाएंगे कहाँ पे? लेकिन अब स्थिति भिन्न है। हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, पार्षद से लेकर के मैं बता रहा हूँ, जो वहाँ का मेयर है, जो हमारा विधायक है, जो हमारा सांसद है, जो हमारे इलाके का मंत्री है, क्यों इन चीज़ों को सुन नहीं रहा? क्यों अभी तक यहाँ आया नहीं वो? क्यों इन सब चीज़ों को उसने कवर करने की कोशिश नहीं की? क्यों बताने की कोशिश नहीं की? ये हमारी जिम्मेदारी बनती, हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनको ये काम करना चाहिए था। तो मैं माननीय रक्षा मंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात समझी, सुनी, और अप्रैल में किसी टाइम पर उन्होंने बोला है कि हमसे संपर्क में रहिएगा और हम प्रेजेंटेशन लेंगे। और जो तरीका इसका है, क्योंकि हमारे जो एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से पूछताछ होगी। हमने कहा बात कराइए हमारी, और अगर नहीं होता तो हम सबको लेके चलिए PM के पास में, हम अपनी बात तो रखें कम से कम। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट समझ रही कि नहीं समझ रही। नीचे ऑफिसर्स लेवल पर सारा कुछ हो रहा है, सारे फतवे जारी हो जैसे बाकी कानून लागू होते हैं। तो इसके लिए हमारे जो है नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जो लोकल मंत्री हैं, उन सब को इस चीज़ को जाकर के आगे बताना चाहिए था। ये उनका चैनल है, हमारे प्रतिनिधि हैं ना, वो हमारे गांव घर के लोग हैं। तो ये चीज़ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें जाके सब बताना चाहिए, वो काहे के लिए हैं? फिर वो काहे के लिए? अगर हमारी पीड़ा नहीं सुन सकते हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वो नहीं सुन सकते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वो नहीं सुन सकते हैं, तो काहे के लिए हैं? फिर तो एक तरह से एनार्की, मतलब जो है वो हो जाए, एनार्की हो जाएगी, सारी भीड़ जाके PM के पास खड़ी हो जाएगी, सारा कुछ। तो एक सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। एक सर चीज़ और है कि 3 तारीख को आप लोग जगह जगह हर जिले में ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और रक्षा मंत्री जी के नाम। तो ज्ञापन अलग अलग जाके देंगे या किसी एक जगह एकत्रित होकर देंगे? देखिए, एक तरीका निकाला गया है कि DM एक जो है प्रतिनिधि माना जाता है, सेंट्रल शीर्ष नेतृत्व का, गवर्नमेंट का वो प्रतिनिधि होता है। तो एक सिंबॉलिक है कि कितने सारे लोग एक साथ जगह जा करके, यहाँ संसद में आकर के, यहाँ साउथ ब्लॉक में आकर के ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हर कोई वहाँ पे पहुँच नहीं सकता है। लेकिन ये आक्रोश और ये जनरोष जो है पूरा गाँव गाँव तक पहुँचा हुआ है देश के।
जितने 766 जिले हैं उन सब में आक्रोश फैला हुआ है। तो ये एक नीति बनाई गई है यहाँ के जो हमारे संगठन को लेके चल रहे हैं कि कम से कम इजी तरीका क्या है जहाँ अपनी बात रख सकें। तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि माना जाता है डीएम, तो उसको ये चीज़ एक तरीके से भी एक ऑफिशियल तरीका भी अपना रहे हैं हम लोग कि भाई हमारा ज्ञापन है, आप उनको दीजिए, उन तक मांग पहुँचे, उन्हें कहीं हमें बताया नहीं गया है। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है और इस पर देश के सैनिकों में रोष के साथ में सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। यूपी में लखनऊ का जहाँ तक सवाल है, सारे सैनिक संगठनों का और सबका वहाँ पे एक विचार बन चुका है कि 3 तारीख को 11 बजे सब लोग जाके डीएम महोदय को अपना ज्ञापन देंगे और प्रार्थना करेंगे हमारी मांगे वहाँ तक पहुँचाई जाए। अगर सर जैसे 3 तारीख को आप लोग ज्ञापन देंगे, अगर उसके बावजूद भी सरकार अगर आपकी मांग को नहीं मानती है तो आगे सर आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला स्टेप हो तो एक प्रक्रिया है। आगे जैसे रक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, एक प्रेजेंटेशन देंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और हमारा जो यहाँ पे संघर्ष का ये प्रारूप चल रहा है, जो सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से जंतर मंतर में, ये हमारा कोई न कोई निराकरण होने से पहले जो है ये हम हटेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है, इसलिए हम गलत को सहन नहीं करेंगे। सैनिक कभी भी गलती को सहन नहीं करता है, देश के लिए जान जरूर दे सकता है, लेकिन उसके साथ अन्याय हो वो सहन से बाहर की बात है। और सैनिक अब जागरूक हो चुका है, गांव-गांव तक लोग जागरूक हो चुके हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और एक क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया गया है। उसने अपने आप ही अपना फायदा पहुँचाया। सबसे बड़ी बात है, उस ऊपर कोई आयोग नहीं था, वही लोग थे जिन्होंने हमारी भी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए था, अपनी भी चीज़ों को देखना चाहिए था। क्योंकि मान लिया बजट का एक हिस्सा होता है, मान लिया 100% है, अब 100% में अगर हम लोगों को ज़्यादा, हमारी संख्या 98% है, तो उनको ये लगता है कि 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये बढ़ाया गया तो हमारे लिए बचेगा क्या? तो सीधे पत्ता ही साफ कर दिया, हर चीज़ों में मतलब घटोतरी कर दी। मतलब जो अफसर लोग हैं वो सरकार को मिसगाइड करके उन्होंने आपका हक, आपके बजाय उन्होंने अपना हक ले लिया। तो सरकार ने तो अपना विजन दिया कि आप इस पे काम करिए, आयोग बैठा, अधिकारी बैठे, उन आयोगों के नेतृत्व देने वाले लोग बैठे, उनका काम था ये सब करना और जो रिपोर्ट आए उसको लागू करना, बट वो नहीं हुआ। तभी तो सारे लोग यहाँ पे क्यों आए, क्यों 40 दिन से धरना चल रहा, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ सैनिकों के बीच में, तो कौन सुनवाई करेगा? एक चीज़ और है सर, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बड़े करीब हैं, दिल के करीब हैं, सैनिकों की हर बात सुनते हैं, लेकिन सर वो सैनिक अभी तक एक महीने से ज़्यादा समय हो, 40 दिन का समय हो गया लगभग, लगातार यहाँ धरने बैठे हुए हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री जी की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई थी? निश्चित तौर पे ये आश्चर्यजनक है, जो प्रधानमंत्री दिवाली, होली और त्योहारों में सैनिकों के साथ पीठ थपथपा के कहता हो कि आप सेना, आप डटे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और उसी की उदासीनता जो है, उदासीनता वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो है बहुत ज़्यादा उनके प्रति आदर है, सम्मान है और हमारे देश के आइडियल हैं, विश्व गुरु हैं वो, समझ लीजिए। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक सैनिक कभी सड़क पर नहीं होना चाहिए था। ये एक तरह से एक बदनामी की बात होती है। सर यहाँ तो सैनिक और किसान दोनों सड़क पे हैं। दोनों सड़क पे हैं, मुद्दे अलग अलग। सैनिक की थोड़ा सा उससे हम हट के वो करते हैं, वो अपने क्षेत्र में वो अच्छा कर रहे हैं, किसानों के बगैर देश चलता नहीं है। इसी तरह के देश की सुरक्षा के बगैर भी देश आगे कुछ काम नहीं कर सकता है। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जितना वोकल होके वो लोग अपनी बातें कह सकते हैं, हम अगर वो कहेंगे तो एक तरह से यहाँ पे एक तरह से एक क्योस पैदा हो जाएगा। हम लोगों की एक लिमिट होती है, एक अनुशासन होता है, हमें जो जिम्मेदारी देगी उसी से हम मतलब रखते हैं। बाकी दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसके चक्कर में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अब बात अपने पेट पे चोट हो जाए, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें दांव पे लगाई गई है। हम किसी काम के नहीं छोड़े गए, आपने मतलब जो है किसी न किसी हिसाब से कोई आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कोई मानक तो बनाया होगा ना, किस मानक से क्या डिसाइड किया ये समझ में नहीं आई बात। इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रेस कर रहे हैं कि आप हमें ओपनली आइए, बताइए कि आपको श्रीमान जी 2 ही रुपये मिलेंगे, इस वजह से 2 रुपये मिलेंगे, और आपको श्रीमान जी 10,000 रुपये मिलेंगे तो इस वजह से 10,000 रुपये मिलेंगे। वो सब्सटेंस होना चाहिए उस तर्क में, उसमें दम होना चाहिए और लोग देखें उसको, उस चीज़ को लोग देखें और उस चीज़ को समझें। ठीक है, कोई बात नहीं। ये भीख मांगने के लिए अगर आना पड़ गया एक सैनिक को, तो इससे बड़े शर्म की बात तो मैं सोचता हूँ कुछ हो ही नहीं सकती। अपने हकों के लिए मांग करना पड़ जाए, सरकार का काम होता है, देश की जनता का काम होता है कि अपने सैनिकों की देखभाल करे। वो अपने गांव के आसपास जो लोग होते हैं, जो जनसेवा करते हैं, लोगों से बचाते हैं, तो लोग उनका सम्मान करके रखते हैं। ये तो देश की सेना का जज्बा है, देश की सेना की बात है।
अपनी जान की बाजी लगाए हुए कुछ नहीं देखते कौन गवर्नमेंट है, कौन क्या है, क्या हो रहा है, अपना काम से काम रखते हैं। तभी आज हम इस कंफर्टेबल स्टेट में यहाँ बैठे हुए हैं और विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। सर 3 अप्रैल को जो आप लोग ज्ञापन देंगे तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को? सर हमारे चैनल पर अपने साथियों को यही संदेश देना चाहेंगे, एकजुट होकर के जाएं अपने अपने जिलों से। सारे संगठन, तमाम सारे संगठन होते हैं, लेकिन उस दिन सारे एकीकृत होकर एक साथ जाएं, एक साथ जाकर के डीएम को अपनी रिक्वेस्ट सौंपें और धन्यवाद डीएम को करें कि श्रीमान जी आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि आप हमारे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व के आप प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको हमें मांगे दे रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।